अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। तो अभी तक हमने जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और सेकंड चैप्टर में हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रोम और टाइप्स ऑफ रोम। उसको थोड़ा सा मेन इसके पॉइंट्स जो है वो हम रिवाइज़ कर लेते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि जिस तरह से रैम एक कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है, इसी तरह रोम भी है। और रोम को हम रोम इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसी मेमोरी जो रोम है, इस मेमोरी में हम जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं या डाटा होता है वो सिर्फ रीड कर सकते हैं। उसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी से कोई चेंज या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ना ही उन इंस्ट्रक्शंस को हम डिलीट कर सकते हैं। और ये एक परमानेंट मेमोरी है और इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं क्योंकि लाइट जाने के बाद भी इसमें डाटा जो है ना वो ज़ाया नहीं होता बल्कि सेव रहता है। और इसमें मैंने बताया था कि ये जो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती हैं और इसके अंदर ख़ास किस्म की इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं जिसको हम रोम बायोस कहते हैं। और वो कंप्यूटर को ये गाइड करती हैं कि किस तरह से उसने हार्ड डिस्क को एक्सेस करना है कंप्यूटर ने, और वहाँ से जो विंडो का प्रोग्राम है यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको रैम में लोड करना है। ठीक है ना। इसके बाद हमने इसकी टाइप्स डिस्कस की थी। इसकी 3 टाइप्स हैं रोम की, प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। रोम के अंदर मैंने आपको बताया था कि रोम के अंदर तो गुंजाइश ही नहीं है कि आप उसके अंदर किसी किस्म की भी कोई मॉडिफिकेशन कर सकें। लेकिन प्रोम जो है इसको ये स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इसके अंदर आप इंफॉर्मेशन इसमें भी एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डाटा जो है ना वो इसमें स्टोर होता है। यानी इनिशियल लेवल पे ये मेमोरी ब्लैंक होती है और जिस तरह आप रैम लगाते हैं कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड पे, इसी तरह से आप प्रोम भी लगा सकते हैं तो रोम की जगह। तो प्रोम अगर आप यूज़ करते हैं ये मेमोरी भी इनिशियली ब्लैंक होती है और एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती हैं। लेकिन ये है कि उस इंफॉर्मेशन को आप अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकते हैं, लेकिन बट ओनली वंस, एक दफ़ा गुंजाइश है। लेकिन अगर तब्दीली के दौरान आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो फिर आप उसको दोबारा रिमूव या उसके अंदर तब्दीली नहीं कर सकते, बल्कि आपके लिए वो चिप जो है वो यूज़लेस बन जाती है। दूसरी जो है वो इसकी मेमोरी है ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये भी मेमोरी स्टार्ट पे ब्लैंक होती है, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, लेकिन यूज़र जो है वो इसके अंदर जो है ना वो इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी मर्ज़ी से अरेज कर सकता है, चेंज कर सकता है और ऐड भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। लेकिन उसके लिए ख़ास किस्म का एक स्पेशल डिवाइस यूज़ होता है जिसमें से अल्ट्रा वायलेट रेज़ के ज़रिए इन रेडिएशंस के ज़रिए इस इंफॉर्मेशन को हम रेज़ कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से डाटा जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन तीसरे नंबर पे हमने मेमोरी डिस्कस की थी ई प्रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें भी ये भी स्टार्ट पे ब्लैंक होती है और यूज़र जो है वो इसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर बात जो होती हैं उसमें अपनी मर्ज़ी से तब्दीली कर सकता है, इन्फॉर्मेशन को डिलीट भी कर सकता है, नई इन्फॉर्मेशन ऐड भी कर सकता है। और अगर लिखते हुए कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिकली यानी बैक स्पेस के ज़रिए उसको इलेक्ट्रॉनिकली रिमूव किया जा सकता है और रिमूव करने के बाद उसमें फिर दोबारा जो है ना वो उसमें चेंजेस की जा सकती हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम जो है ना वो रोम और उसकी टाइप्स जो है वो हमने डिस्कस की थी। आज जो है वो इसमें प्रोम में और ई प्रोम में डिफरेंस, यानी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोम और ई प्रोम। अब आप यानी प्रोम जो है वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है और ई प्रोम जो है वो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। दूसरा इसमें पॉइंट ये है, प्रोम में इंफॉर्मेशन
जो है ना वो जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती हैं उसमें यूज़र जो है वो अपनी मर्ज़ी से चेंज कर तो सकता है, लेकिन बट ओनली वंस, एक दफ़ा। यानी एक दफ़ा गुंजाइश है कि उसमें अपनी मर्ज़ी से तब्दीली कर सकता है, बार बार नहीं। और मैंने आपको बताया कि अगर इस तब्दीली के दौरान अगर उससे कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो चिप जो है वो अनयूजेबल हो जाएगी। लेकिन इसके मुकाबले में जो ई प्रॉम है वो उसमें यूज़र जो है वो कई दफ़ा इंस्ट्रक्शंस जो है वो अपनी मर्ज़ी से ऐड वगैरह कर सकता है। लेकिन मैंने आप उसके लिए बताया था कि एक स्पेशल डिवाइस है जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेज़ के ज़रिए जो है ना वो उसमें से इंफॉर्मेशन को अरेज भी कर सकता है और उसमें चेंज भी कर सकता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे पॉइंट ये है कि इसमें इंफॉर्मेशन एक दफ़ा तो उसमें तब्दीली हो सकती है, लेकिन ओनली वंस। लेकिन इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यूज़र अपनी मर्ज़ी से जो लिखता है एक दफ़ा लिखता है, लेकिन उस इंस्ट्रक्शंस जो यूज़र लिखता है उसको अरेज नहीं फिर कर सकता, कैन नॉट बी अरेज्ड। लेकिन ई प्रॉम में यूज़र जो इंस्ट्रक्शंस लिखता है वो बार बार अरेज कर सकता है, लेकिन वही बात है बाई यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज के ज़रिए। सेकंड लास्ट पॉइंट है कि अगर लिखते हुए कोई एरर आ जाता है इंस्ट्रक्शंस को तो वो अनयूजेबल चिप हो जाती है। लेकिन इसमें अगर कोई एरर आ जाता है तो उस इंस्ट्रक्शंस को दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है रिमूव करके बाय यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रेज। चूँकि इसमें सिर्फ एक दफ़ा गुंजाइश है, बार बार हम उसके अंदर तब्दीली और अदल-बदल नहीं कर सकते, लिहाजा इसकी यूजेबिलिटी जो है ना वो कम है, लेस यूजेबिलिटी है, यानी लोग ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते, इसकी यूटिलाइजेशन जो है वो कम है। लेकिन इसके मुकाबले में जो ई प्रॉम है इसमें चूँकि बार बार अरेज किया जा सकता है और अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी मर्ज़ी से ऐड भी की जा सकती हैं और तब्दील भी की जा सकती हैं बाय अल्ट्रा वायलेट रेज, तो इसलिए इसकी यूजेबिलिटी जो है वो एज़ कम्पेयर टू दी प्रॉम जो है वो ज़्यादा है। यानी वो ज़्यादा इसको प्रॉम की निस्बत ई प्रॉम का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा है, इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इस मेमोरी को, लेकिन प्रॉम को कम इस्तेमाल किया जाता है इस वजह से क्योंकि इसमें सिर्फ एक दफ़ा गुंजाइश है। ये तो हो गया डिफरेंस प्रॉम और ई प्रॉम के दरमियान में। यहाँ तक रोम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कैश मेमोरी। देखें, इसको देखने में अगर हम देखें तो इसको ई है तो कैशे पढ़ा जाए, लेकिन ई जो है वो साइलेंट है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उसको बोलने का जो स्टाइल है वो है कैश मेमोरी। और ये एक बड़ी पहली बात तो ये है कि ये भी एक मेमोरी है, इसमें भी डाटा स्टोर होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मेमोरी कहाँ पे है और इसमें किस टाइप का डाटा स्टोर होता है, कौन सा डाटा स्टोर होता है। और ये जो कैश मेमोरी है ये एक स्मॉल साइज़ की और बड़ी फास्ट मेमोरी है, यानी इसकी जो डाटा एक्सेस करने की, डाटा रीड करने की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट है और साइज़ में भी ये छोटी है। और इससे डाटे की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, डाटे की जो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक जो डाटा ट्रांसफ़र होता है उससे उसकी स्पीड जो है वो फास्ट होती है। आम तौर पे कैश मेमोरी को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जो है यानी वर्किंग करने की जो स्पीड है और डाटा के ट्रांसफ़र होने की जो स्पीड है उसको फास्ट किया जाए। अब कैसे फास्ट किया जाए? पहली बात तो ये है कि ये जो प्रोसेसर है जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं, जिसको हम प्रोसेसर भी कह सकते हैं, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं, यानी ये जो सिलिकॉन चिप है, इस चिप के अंदर भी कैश हो सकती है मेमोरी, या इस चिप के नज़दीक क्लोज टू दी सीपीयू चिप इसके साथ भी अलहदा से कैश मेमोरी जो है ना वो लगाई जा सकती है। यानी दो इसकी पोजीशंस हैं जिसमें कैश मेमोरी यूज़ होती है। पहली बात तो ये मैंने आपको बताया कि ये एक मेमोरी है और ये एक फास्ट और स्मॉल साइज़ मेमोरी है। दूसरा मैंने आपको बताया कि इसकी जो लोकेशन है वो ये है कि या तो ये प्रोसेसर के अंदर बिल्ट इन होती है, लोकेट कर रही होती है, मौजूद होती है, या इसको हम अलहदा से भी सीपीयू के नज़दीक जो है वो उसको हम लगा सकते हैं।
ये रैम से प्राइस में भी एक्सपेंसिव है और परफॉर्मेंस के एतबार से अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस के एतबार से रैम से ये फास्टर है। और इसमें अब डाटा कौन सा स्टोर होता है? जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा है, जिसको यूज़र ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, सीपीयू उसको बार बार यूज़ कर रहा है। देखें ना, मसलन एक डॉक्यूमेंट है, एक फ़ाइल है, आप उस फाइल को दोबारा बार बार रोज़ाना ओपन करते हैं, ठीक है, उसके अंदर तब्दीली करते हैं, वो जो डाटा है, वो जो फाइल है, वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपके ज़्यादा इस्तेमाल में, मसलन एक आपने डॉक्यूमेंट बनाई है, वो डॉक्यूमेंट को आप रोज़ ओपन करते हैं, उसके अंदर कोई तब्दीली करते हैं, वो आपकी ऑफिशियली डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब ये है कि वो आपका जो डाटा है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड है, क्योंकि आप यूज़र जो है वो उसको बार बार यूज़ कर रहा है और सीपीयू उसको बार बार एग्जीक्यूट कर रहा है, उस पर बार बार जो है वो वर्किंग कर रहा है। तो कैश मेमोरी में वो डाटा होता है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड है, जिसको सीपीयू जो है वो ज़्यादा यूज़ कर रहा है, जिसको यूज़र जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल में लेके आ रहा है, वो इंफॉर्मेशन जो है वो कैश में मौजूद होती है। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि डाटा, देखें मैंने आपको बताया था कि डाटा जो अब हम इनपुट करते हैं तो सबसे पहले वो कीबोर्ड से रैम में जाता है, रैम से फिर आगे से प्रोसेसर में जाता है, ठीक है ना। यानी सीपीयू जो है वो प्रोसेस करने के लिए डाटा कहाँ से उठाता है? रैम से। जब सीपीयू रैम से डाटा उठाता है फर्स्ट टाइम, स्टार्ट पे फर्स्ट टाइम, तो उसको उठा के इससे पहले कि वो उसको प्रोसेस करना शुरू कर दे, उसको वर्कआउट करना शुरू कर दे, उसकी एक कॉपी जो है वो कैश मेमोरी के अंदर स्टोर कर देता है। कैश मेमोरी में स्टोर करने के बाद वो उस पर वर्किंग करता है, वर्किंग करने के बाद उसको दोबारा वापस रैम में रख देता है, फिर अगला डाटा उठाता है, फिर उसको रैम से, फिर उसको इससे पहले कि प्रोसेस कर दे, उसको भी, उसकी भी कॉपी जो है ना वो कैश मेमोरी में रखता है। इसका मतलब ये है कि जब फर्स्ट टाइम हर डाटे को, हर इंफॉर्मेशन को सीपीयू जो है ना, प्रोसेसर जो है वो रैम से उठाने के बाद उसको कैश मेमोरी में उसकी एक कॉपी जो है वो स्टोर करता जाता है। उसकी वजह क्या है कि क्यों हर डाटे को वो कैश में स्टोर करता जा रहा है? ताकि जब नेक्स्ट टाइम उस डाटे की या इंफॉर्मेशन की सीपीयू को ज़रूरत पड़े तो उसको रैम से उठाने की ज़रूरत ना पड़े, वो सीपीयू के इस कैश मेमोरी जो इसके अंदर है, इसके अंदर बिल्ट इन मेमोरी है, वो यहीं से उठा के उसको उसको जो है ना वो ओपन करके उसको वर्कआउट करना शुरू कर दे। अब क्या है, मसलन आपने एक फ़ाइल बनाई है, एक डॉक्यूमेंट बनाई है, ठीक है, वो सीपीयू ने रैम से उठाया उसको डाटा और उस पर वर्किंग करना शुरू कर दी, लेकिन इससे पहले कि वर्किंग करे वो उसकी एक कॉपी उसने कैश मेमोरी में फर्स्ट टाइम स्टोर कर दी है। इसी तरह दूसरा आपने एक डाटा इंफॉर्मेशन आपने यूज़ की है, फाइल बनाई है, डॉक्यूमेंट बनाई है, उसको भी उसने वो कैश मेमोरी में स्टोर कर दिया। यानी जो भी डाटा जिसने भी रैम से प्रोसेसर में जाना है, उसने अपनी एक कॉपी जो है वो कैश मेमोरी में स्टोर करनी है, ठीक है। अब कैश मेमोरी में स्टोर करने के बाद उस पर सीपीयू प्रोसेसर वर्किंग करता है, वर्किंग करने के बाद दोबारा रैम में उसको स्टोर कर देता है, ठीक है। रैम से फिर वो जो है ना वो जब आप उसको सेव करते हैं तो वो हार्ड डिस्क में सेव हो जाती है, डाटा, वो जो डॉक्यूमेंट है या वो जो डाटा है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हार्ड डिस्क में सेव हो जाते हैं। अब एक मैंने आपको जिस तरह से बताया कि किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी इंफॉर्मेशन को आप एक दफ़ा तो नहीं यूज़ करते, बाज़ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो आपके मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड हैं, जो आपके ज़्यादा इस्तेमाल में है। अब कंप्यूटर को तो पता अंदाज़ा हो जाता है इस बात पे, क्योंकि आप उस डॉक्यूमेंट को बार बार यूज़ कर रहे हैं, बार बार उसको ओपन कर रहे हैं, बार बार उसके अंदर तब्दीली कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कंप्यूटर समझ आता है कि भाई ये डाटा जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड है। तो जिस डॉक्यूमेंट को वो आप यूज़ कर रहे हैं बार बार, मसलन उसको ओपन कर रहे हैं, तो वो चूँकि उसकी कॉपी कैश मेमोरी में स्टोर होती है, तो वो सीपीयू इससे पहले कि वो रैम से डाटा उठाए, वो सबसे पहले कैश मेमोरी से उसको चेक करता है कि आया उस डाटे की कॉपी जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। अगर उस डाटे की कॉपी उसको कैश मेमोरी से मिल जाती है तो वो फिर रैम में जाने की बजाय वो उसी तरह वहीं से ही कैशे से ही
कि मेमोरी से ही वो उस वहाँ से डाटा जो है ना वो उसको वर्कआउट करना शुरू कर देता है। तो उसका जो टाइम जो है ना वो सेव हो जाता है और वर्किंग और परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है कि जल्दी और स्पीडी काम हो जाता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कैश मेमोरी से कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है और उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब आप कहेंगे जी हर डाटा जो है उसकी कॉपी जो है वो कैश मेमोरी में स्टोर हो रही है, तो फिर एक वक्त है, जाहिर है उसकी एक लिमिट है, उस मेमोरी की लिमिट होगी। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो कैश मेमोरी जो है वो तो फुल हो जाएगी, जिस तरह आपकी मोबाइल की जो सिम है वो फुल हो जाती है। तो फिर आप क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा और जो ऐसे मैसेजेस और डाटा है जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, जिनको आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे, आप उसको डिलीट कर देते हैं उस मेमोरी से। तो वो आपकी मेमोरी जो है ना वो फिर फ्री हो जाती है ज़रा। यही काम अब कंप्यूटर क्या करता है कि अगर कैश मेमोरी फुल हो जाए तो आप जो है वो क्या करता है कि फिर वो देखता है कि कौन सा ऐसा डाटा है कि जिसको यूज़र जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल में लेकर आ रहा है, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, उसको वो कैश में रहने देता है, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है जो इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रही उसको वो वहाँ से ख़त्म कर देता है। लेकिन ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है कि उसको मेमोरी से इरेज कर देता है, क्योंकि उसकी कॉपी हार्ड डिस्क पे तो मौजूद होती है, सिर्फ सीपीयू के अंदर जो कैश मेमोरी है वहाँ से उसको अरेज कर देता है। ठीक है ना। तो इस सेकंड जो पैराग्राफ है इसमें यही चीज़ जो मैंने आपको जिस तरह से बताई है सारी, ये जो है ना वो उसमें एक्सप्लेन की गई है। मसलन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि डाटा जो है वो रैम से रिट्रीव होता है। रिट्रीव का का मतलब होता है कि हासिल करना, गेट करना, रीड करना। डाटा जो है ना वो सीपीयू रैम से डाटा उठाता है जब उसको ज़रूरत होती है, और सीपीयू जो है जब उसको फर्स्ट टाइम डाटे को यूज़ करता है तो वो डाटा रैम से ही ज़ाहिर है उसने उठाना है, और उठाने के बाद उसकी एक कॉपी जो है उस डाटे की कैश मेमोरी में स्टोर कर लेता है। और उसकी क्या वजह है कि नेक्स्ट टाइम सीपीयू को जब उस डाटे की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले वो उसको कहाँ से चेक करता है, कैश से। अगर उसको जो रिक्वायर्ड डाटा है वो उसको वहाँ से मिल जाता है तो फिर उसको रैम में यानी मेन मेमोरी में जाने की बजाय वो कैश मेमोरी से ही उस डाटे को रिसीव कर लेता है। तो इससे कंप्यूटर की और प्रोसेसिंग वर्किंग जो है ना वो उसकी परफॉर्मेंस में क्या हो जाता है, इजाफा होता है, क्योंकि उसका टाइम जो है वो सेव हो गया। और मैंने जिस तरह से बताया कि हर इंफॉर्मेशन जो है फर्स्ट टाइम जो वो लेता है रैम से उठाता है तो उसकी कॉपी वो कैश मेमोरी में स्टोर करता है। तो एक वक्त आएगा जब कैश फुल हो जाएगी। तो इस चीज़ को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो फिर कंप्यूटर क्या करता है, जब कैश मेमोरी फुल हो जाए तो फिर मोस्ट फ्रीक्वेंटली डाटा जो है ना उसको रहने देता है कैश में, बाकी को जो है ना उस मेमोरी से फिल वक्त उसको रिमूव कर देता है। तो कैश मेमोरी जो है वो एक स्मॉल और फास्ट जो है ना वो मेमोरी है, जिससे और कैश मेमोरी के इस्तेमाल करने से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस, उसकी वर्किंग जो है ना वो क्या हो जाती है, स्पीड अप हो जाती है। तो एक ये छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ कैश मेमोरी। तो इसको अच्छी तरह जो है ना वो करना है। यहाँ तक जो है ना वो मेमोरी का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो इनपुट डिवाइसेस के हवाले से है कि इनपुट डिवाइसेस क्या हैं और कॉमन इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो कौन कौन से हैं। मैंने आपको जिस तरह से बताया, देखें इनपुट और इनपुट डिवाइसेस में क्या फ़र्क है। किसी भी डाटे को और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर एंटर करने के प्रोसेस को हम इनपुट कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस में फ़र्क है। क्या मैंने आपको डिफरेंस शुरू में बताया था कि डाटा वो चीज़ होती है जो हम कीबोर्ड से एंटर करते हैं, मसलन नंबर्स या डिजिट्स या अल्फ़ाबेट्स वगैरह। लेकिन इंस्ट्रक्शंस वो कमांड्स हैं जो आप माउस के ज़रिए क्लिक करते हैं, मसलन सेव पे क्लिक करते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है ना। यानी इंस्ट्रक्शंस का मतलब कमांड्स हैं और ये माउस से एंटर होती हैं, और डाटा आपकी वो इंफॉर्मेशन है जो आप कीबोर्ड से एंटर करते हैं। तो इसलिए डाटा और इंस्ट्रक्शंस में फ़र्क है। तो इनपुट की डेफिनेशन हमने ये की थी कि किसी टाइप का भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस
जब हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं तो इस एंटर करने के प्रोसेस को हम इनपुट कहते हैं। और जिन डिवाइसेस के ज़रिए हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं उन डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। और इनपुट डिवाइसेस जो हैं उनका एक और फंक्शन ये है कि इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो यूज़र से डाटा और इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और उसको कंप्यूटर की फॉर्म में यानी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि हम जो डाटा एंटर करते हैं वो इंग्लिश में है, वो हमारी फॉर्म में होती है, लेकिन कंप्यूटर तो इस फॉर्म को नहीं समझता। मैंने आपको ये बताया था कि कंप्यूटर की अपनी एक फॉर्म जो है ना वो बाइनरी है, डिजिट्स 0 और 1। कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 2 डिजिट्स को समझता है, 0 और 1 को। उसकी अपनी एक लैंग्वेज है जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। तो ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो यूज़र से डाटा लेने के बाद उसको कंप्यूटर की रीडेबल फॉर्म में, कंप्यूटर की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, उसकी अपनी टर्मिनोलॉजी में कन्वर्ट कर देता है। यानी तो यहाँ पे यही बात कर रहा है वो कि यूज़र जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यूज़र से लेते हैं और उनको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसको कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड कर सके, यानी बाइनरी फॉर्म। तो इनपुट और इनपुट डिवाइसेस में ये फ़र्क है। बाकी कुछ कॉमन इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो कौन कौन से हैं, ये पूरा एक टॉपिक है। जो मेन कंपोनेंट जो है कॉमन इनपुट डिवाइसेस के हैं। तो आज के लेक्चर में हमने उसमें प्रॉम और ई प्रॉम के डिफरेंस के बारे में हमने डिस्कस किया है और कैश मेमोरी के बारे में हमने पढ़ा है, और दूसरा इनपुट और इनपुट डिवाइसेस में क्या फ़र्क है। बहरहाल ये टॉपिक जो है वो भी चल रहा है, तो फिर इंशाल्लाह इसको जो है वो हम नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसको इनपुट और इनपुट डिवाइसेस के हवाले से। तो आपने इसको जो है ना वो आज अच्छी तरह जो है ना वो इसको रिवाइज़ कर लेना है। बाकी अभी जो है ना वो थोड़ी देर के बाद स्टार्ट का जो है ना वो मैं आपको लेक्चर डिलीवर करता हूँ। ओके जी।